तो दोस्तों, अभ्यास टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए ये छठवीं टेस्ट सीरीज है जिसमें हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, जिसमें एम लक्ष्मीकांत और अन्य बुक को शामिल करते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो इसके पहले हमने टेस्ट 5 में 20 क्वेश्चन कर लिया है इन 5 टॉपिक से रिलेटेड। यानी अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें या राज के निर्देश तत्व की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य की बात करें, संघीय ढांचे की बात करें, संसदीय प्रणाली की बात करें और बेसिक स्ट्रक्चर और संघ और उसकी जो टेरिटरी है उससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन देखें। इसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 6 सेट सॉल्व करने वाले हैं 600 क्वेश्चन में। और इसके अलावा अगर बात करें टोटल जो टेस्ट होने वाले हैं हम लोगों ऑल सब्जेक्ट के, वो 5000 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो 5000 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट, उसमें बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी शामिल रहेगा। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की। 20 क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट टेस्ट 5 में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसके क्वेश्चन पूछा है। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, स्मारक स्थानों और कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तुओं के हितों की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। ऑप्शन 2 की बात किया गया है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के लिए दया भाव रखना। उपयुक्त कथन में सही आंसर आपको चूज करना है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा कि ये भाग 4 में डीपीएसपी में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये ऑप्शन 1 आपने देखा होगा। और जो अनुच्छेद 49 में ये लिखा गया है कि हम अपने जो भी स्मारक स्थान और कलात्मक ऐतिहासिक वस्तुएं हैं और जिन्हें राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है उसका जो है उसकी रक्षा करना हमारा जो है दायित्व है, नैतिक दायित्व है। इस प्रकार देखेंगे तो इसमें जो है ये ऑप्शन गलत है, तो जहां 1 हो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये सही है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सुधार करना, जीवित प्राणियों का दया भाव रखना। तो ये हमारा जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसमें जो है अनुच्छेद 51 ए जी का सेक्शन देखेंगे, सब सेक्शन जी में देखेंगे तो ये जोड़ा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो संसदीय सरकार की विशेषताओं के बारे में पूछा है। इसमें 5 ऑप्शन दिए, उसमें कौन कौन सा जो है कथन सही है। जो है शक्तियों का पृथक्करण की बात की गई, राजनीतिक समरूपता की बात की गई, दोहरी सदस्यता की बात की गई, सख्त संलयन की बात की गई, या ऑप्शन 5 है बहुमत पार्टी का शासन। अब इसमें कौन सा कथन सही है? आपने अगर शक्तियों के पृथक्करण की बात की होगी तो संसदीय सरकार की विशेषता में ये शामिल नहीं है, क्योंकि अगर टोटली अगर सेपरेशन ऑफ पावर देखना हो तो जहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है, राष्ट्रपति सिस्टम होता है, वहां पर आपको शक्तियों का पृथक्करण जो है आपको मिलेगा, यानी यूएसए हुआ, ऐसे जगहों पर आपको ये मिलेगा। भारत में क्या है, भारत में चेक एंड बैलेंस की एक सिस्टम प्रणाली है। भारत में संतुलन की बात करता है, शक्तियों के पृथक्करण की बात नहीं करता। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। तो ऑप्शन 1 जहां होगा वो गलत हो जाएगा। ए भी गलत है, सी भी गलत है, सॉरी बी भी गलत है, डी भी गलत है। तो बचा कौन सा? 2 3 4 5। इसमें जो है 2 3 4 5 हो जाएगा। अब इसमें जो है इन 4 ऑप्शन के अलावा इसमें कुछ चीज़ें और शामिल हैं, जैसे नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी की ऑप्शन भी है इसमें, जैसे संसदीय सरकार की विशेषता में राजनीतिक समरूपता भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी इसमें है, क्योंकि लोकसभा का विघटन भी इसमें शामिल है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संसदीय प्रणाली 2 अंगों के बीच क्या करता है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अभी इसके पहले हमने देखा, फिर से बहरहाल देख लेते हैं। भारत में बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद के विपरीत एक संप्रभु निकाय है। ऑप्शन 3 की बात करें, भारतीय राज्य और ब्रिटिश राज्य दोनों में एक निर्वाचित प्रमुख होता है। इसमें कौन सा कथन सही है? अगर भारत में संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय, जैसे हमने बताया, चेक एंड बैलेंस का काम चलता है, एकदम शक्ति पृथक्करण नहीं है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 आपको गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जैसे भारत में तो संसदीय प्रणाली है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसको बात करें कि काफी हद तक ये ब्रिटिश पैटर्न भी फॉलो करता है,
लेकिन दोनों के बीच कुछ बुनियादी अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें, भारतीय संसद जो है ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु संस्था नहीं है। यानी अगर आप इसका कहने का मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश संसद की बात करेंगे तो ब्रिटिश संसद के पास इतना पावर है कि वो एक जो है आदमी को बस औरत नहीं बना सकता, बाकी उसके पास बहुत अनन्य शक्ति है ब्रिटिश संसद के पास। लेकिन भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद जो है उससे भिन्न है। उसके पास इतना जो है नहीं, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का मामला चलता है। तो इस प्रकार ये भी जो है ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें तो जो ये भारतीय राज्य और ब्रिटिश राज्य दोनों में एक निर्वाचित प्रमुख होता है। तो बात करें तो इसके अलावा भारतीय राज्य में एक निर्वाचित प्रमुख होता है, गणतंत्र होता है, जबकि ब्रिटिश राज्य में वंशानुगत यानी राजशाही सिस्टम है, राजशाही सिस्टम है। तो इस प्रकार ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है पूछा है, एक सेकंड रुकिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो इसमें भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए दिया गया है, ब्रिटेन में राज्य प्रमुख राजा या रानी वंशानुगत होते हैं, जबकि भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो संसद ब्रिटिश प्रणाली में सर्वोच्च है, जबकि भारतीय संसद के पास लिखित संविधान कार्ड सीमित शक्तियां हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो इसने पूछा है ब्रिटेन में मंत्री का एक विधिक उत्तरदायित्व होता है, जबकि भारत के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। ऑप्शन डी की बात करें तो ब्रिटिश और भारतीय दोनों राजनीतिक प्रणाली एक शैडो कैबिनेट की अवधारणा रखता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, इसमें आपको गलत ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें जो है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर भारत में ब्रिटिश राजतंत्र सिस्टम के स्थान पर एक गणतंत्री प्रणाली था, यानी भारत में राज्य का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है। और वहीं अगर बात करें ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख अर्थात राजा या रानी वंशानुगत स्थिति प्राप्त करता है। इस प्रकार ये ऑप्शन सही है, इसमें आपको इनकरेक्ट चूज करना है। ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि संसद भारत में सर्वोच्च नहीं है और एक लिखित संविधान और संघीय सिस्टम न्यायिक समीक्षा जैसे मौलिक अधिकार के कारण इसकी शक्तियां सीमित और प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च है, जबकि भारतीय संसद के पास लिखित संविधान के कारण, ऐसी बात नहीं, लिखित संविधान के कारण जो है इसकी शक्तियां जो है सीमित होती है। तो ये भी बात सही है, जिसमें ये सब लिखा गया हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल सिस्टम कैसा, जुडिशियल रिव्यू की बात चर्चा की गई है। इस प्रकार देखेंगे तो ये भी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि ब्रिटेन में मंत्री एक विधिक दायित्व होता है, जबकि भारत के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार ये भी ऑप्शन सही है। तो बच्चा कौन सा, ये गलत है, क्योंकि आप शैडो कैबिनेट जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट की एक अनन्य संस्था या प्रथा है, भारत में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी, इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में कौन सा कथन संभवतः संविधान की संघीय भावना को नहीं दर्शाता। तो ऑप्शन एक दिया है, राज्यों में केंद्र की संपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन 2 है, राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण के रूप में कुशासन खराब प्रशासन का उपयोग करना। ऑप्शन 3 है, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्यों का अनुपस्थित। ऑप्शन 4 है, राज्यपाल के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति नहीं है। तो इसमें कौन सा भारत का जो संविधान है कि संघीय भावना को नहीं दर्शाता, उसमें जो है आपको सही उत्तर आपको चूज करना है, करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है चारों ऑप्शन जो है संघीय भावना को दर्शाता नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। अब क्यों नहीं दर्शाता, तो इसके बात करते हैं। तो राज्यों के पास अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, जैसे राज्यों के पास अपने अधिकार क्षेत्र में जैसे केंद्र की संपत्ति पर कर लगाने की शक्ति नहीं है, जैसे आपातकाल के प्रावधान और संघीय भावना के खिलाफ है। इसमें पूछा संघीय भावना को नहीं दर्शाता। ठीक है। इसके अलावा बात करें
इसके अलावा बात करें, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक मानदंड के रूप में खराब प्रशासन का उपयोग किया जाता है जो संघीय भावना के खिलाफ है। तो इसमें नहीं दर्शाता, ये पूछे ऑप्शन, ये कीवर्ड यही नहीं दर्शाता। इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें तो राष्ट्रपति संघ और राज्य प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है और नियुक्त प्रक्रिया में राज्य की विधानसभा निर्वाचक मंडल में भाग लेती है, लेकिन उन्हें हटाने में इसका जो है हिस्सा नहीं होता। यह भी संघवाद की भावना को सही नहीं दर्शाता। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो पूछा है संविधान की संघीय भावना को क्या नहीं दर्शाता, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। भारत सरकार के संसदीय स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, स्थिर सरकार, नौसिखियों द्वारा सरकार, नीतियों की निरंतरता, और इसके अलावा बताएं तैयार वैकल्पिक सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व। तो उत्तर का चयन करना है। संसदीय स्वरूप जो है कि निम्नलिखित में कौन से लाभ नहीं है। इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 की बात करें तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है जो सामंजस्य रहता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे विकल्प 2 की, तो ये गलत है, क्योंकि संसदीय प्रणाली एक स्थिर सरकार प्रदान नहीं करती। इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई सरकार अपने कार्यकाल तक बनी रह सकती है। मंत्री अपने पद की निरंतरता और अस्तित्व के लिए चुने जाते हैं। चुने गए प्रतिनिधियों की उन पर कृपा रहती है। तो अविश्वास प्रस्ताव और राजनीतिक दल बदल के कार्य जो है अस्थिर हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन जो देखेंगे स्थिर सरकार की विशेषता संसदीय सरकार की नहीं है। विकल्प 3 की बात करते ये भी गलत है, क्योंकि संसदीय जो सिस्टम होता है उसकी प्रशासनिक दक्षता के अनुकूल नहीं, क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं होते और मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की पर सीमित विकल्प होता है। ऑप्शन 4 की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि संसदीय जो सिस्टम होता है दीर्घकालिक नीतियां तैयार करना और लागू करना मुश्किल है, क्योंकि यह सरकार के कार्यकाल में अनिश्चितता कारण जो है इसमें बदलाव हो सकता है। तैयार वैकल्पिक सरकार की बात करें तो ये सही है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी अपना बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति की सरकार बनाने के विपक्षी दल को आमंत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 5 सही है। अब बात करेंगे ऑप्शन 6 की, ये भी सही है, क्योंकि संसदीय सिस्टम में एक कार्यपालिका ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो मंत्री होते हैं और जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 6 भी सही है। इसमें पूछा सही उत्तर का कोड आपको देना है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन सही है, 1, 5, 6, ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघीय सरकार वह है जिसमें संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ऑप्शन 2 की बात करें, संघ का गठन केवल स्वतंत्र राज्य के एकीकरण के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड में सरकार का संघीय मॉडल है। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सही कोड चुनना है। तो चलिए चुनते हैं दोस्तों। अब बात करें अगर ऑप्शन 1 की, तो राष्ट्रीय या संघीय सरकार और क्षेत्रीय या राज्य सरकारों के बीच अगर संबंधों की बात करें तो उनकी प्रकृति के आधार पर सरकारों को एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर परिभाषा के अनुसार देखें तो एकात्मक सरकार जो है, यानी दोस्तों एकात्मक सरकार की परिभाषा देखें तो वह है कि जिसमें सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में यानी केंद्रित हो। ठीक है, लेकिन यदि क्षेत्रीय सरकारों की बात करें तो क्षेत्रीय सरकारें मौजूद हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर उनके अधिकार प्राप्त करती हैं। दूसरी ओर अगर संघीय सरकार वह है जो जिसमें संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है, और इसमें जहां जहां 1 हो वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी में 1 नहीं है, ये गलत होगा। अब बात करें ऑप्शन 2 की, तो एक संघ 2 तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे दोस्तों बात, एक एकीकरण द्वारा, दूसरा विघटन द्वारा। पहले मामले की बात करें जिसमें एकीकरण द्वारा संघ बनाया जाता है तो कई कमजोर स्वतंत्र राज्य होते हैं, उनको मिलाकर एक बड़ा और मजबूत संघ बनाने के एक साथ आते हैं। जैसे भारत का एकीकरण किया गया, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं। उदाहरण के लिए बताएं तो मजबूत संघ बनाने के साथ आते हैं। तो जैसे अगर यूएसए की नहीं सॉरी भारत के से मजबूत आपको एग्जाम्पल लेना हो तो यूएसए की बात करेंगे, तो यूएसए के एग्जाम्पल लेंगे। तो दूसरे मामले में एक बड़े एकात्मक राज्य के उदाहरण के रूप में आप कनाडा को ले सकते हैं, जो क्षेत्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए प्रांतों की स्वायत्तता देकर एक महासंघ बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है 2 गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है संघ का गठन केवल स्वतंत्र राज्य के एकीकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है।
और ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 सही है कि जिन प्रमुख देशों में सरकार का संघीय स्वरूप है, जैसे अगर बात करें कहाँ कहाँ है संघीय स्वरूप, तो अगर देखेंगे यूएसए, इसके अलावा कहाँ है आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगा, इसके अलावा कनाडा में मिल जाएगा संघीय सरकार, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, तो इन जगह आपको जो है संघीय सरकार की विशेषता देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी देखिए, केवल 1 और 3 सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फेडरेशन शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। भारतीय महासंघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच एक समझौता का परिणाम है। ऑप्शन 3 है भारत में राज्य अविनाशी है। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? तो दोस्तों देखिए कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो संविधान में फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, ये तो बात सही है। इसके बजाय क्या किया गया? अनुच्छेद 1 आपने पढ़ा होगा, तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत जो है, भारत को क्या कहते हैं? राज्यों का संघ कहते हैं, राज्यों का संघ कहते हैं। यहां पे फेडरेशन शब्द को बताया नहीं, इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, सॉरी एक सेकंड, इसमें ऑप्शन 1 फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है ना, हाँ, तो ये ऑप्शन सही है। अगर यहाँ किया गया है होता तो ये गलत होता, सॉरी, ये ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि भारतीय संघीय जो सिस्टम है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है और ना कि अमेरिकी मॉडल पर। तो कनाडाई मॉडल जो है, भारत का संघ जो है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है, अमेरिकी मॉडल पर नहीं है। कनाडा में भी राज्यों का संघ बनाया गया है और उनकी शक्तियों को सेपरेट किया गया है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी गलत है कि भारत में भारत जो इसमें क्या लिखा, भारत एक अविनाशी राज्य है। तो ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा कि अविनाशी राज्य है, जबकि इसके स्थान पर क्या है कि भारत में राज्य विनाशकारी है। राज्य अन्य संघों के विपरीत क्या होता है? राज्य, भारत के राज्यों का क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार नहीं है। संसद जो है एक तरफा कार्रवाई से किसी भी राज्य, क्षेत्र या उसकी सीमा में नाम बदल सकती है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन 3 भी गलत है। तो इसमें केवल कौन सही है? 2 और 3, ऑप्शन बी सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्नलिखित कथनों पर जो राज्यों के संघ के रूप में भारत के संदर्भ पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है भारतीय संघ राज्यों का संघ है, जो कि अमेरिकी संघ की तरह, भारतीय जो संघ की तरह राज्यों के मध्य समझौता का परिणाम नहीं है। ऑप्शन 2 की बात करें, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह एक अविनाशी संघ है। तो अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा। तो इसमें देखेंगे तो दोनों कथन जो है सही है, क्योंकि अगर कथन 1 की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संघीय जो राज्य के स्थान पर राज्यों का संघ की युक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय संघ जो है अमेरिकी संघ की भांति राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है और भारतीय संघ का अविनाशी संघ है। संपूर्ण देश अभिन्न है, केवल प्रशासनिक सुविधा है जो संघ का राज्यों को विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 भी सही है कि भारत में राज्यों का संघ अलग होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं, क्योंकि संघ अविनाशी है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये आपको दिमाग में ज्ञान रखना है कि भारत जो है क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि ऑप्शन 1 है भारतीय संसद नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों में क्षेत्र में परिवर्तन या मौजूदा राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधित कानून केवल राज्य की सहमति से बना सकती है। ऑप्शन बी की बात करें तो भारतीय संविधान भारत में राज्यों के क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी प्रदान करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन बताया कि अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्यों का गठन और किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि या कमी या किसी राज्य की अगर सीमा भी परिवर्तित करनी है तो
संसद में इस प्रकार के कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को क्या संबंधित राज्य के विधानमंडल को उसके मत जानने के लिए भेजा जाता है। यानी राज्य विधानमंडल को अपना मत निश्चित समय सीमा के भीतर देना होगा, किंतु अगर राष्ट्रपति या संसद या राज्य विधानमंडल को मत स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं होते हो तो भले ही राज्य विधानमंडल ने अपना मत समय पर दे दिया हो, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि विधेयक हेतु संबंधित राज्य की अनुमति आवश्यक नहीं है। अगर भारतीय तो अंततः बोलेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद संबंधित राज्य की विधायिका की सहमति के बिना इस प्रकार का विधेयक ला सकती है और भारतीय संसद भारतीय मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, क्योंकि इसमें कोई जो है क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी प्रदान नहीं की गई है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। निम्नलिखित कथनों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में विचार कीजिए। अभी हमने बताया अनुच्छेद 3, वो उसका एक्सप्लेनेशन दिया, उसी का आंसर है। तो संसद में किसी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने संबंधी विधेयक को संबंधित राज्य के राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के उपरांत ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन 2 की बात करें, राष्ट्रपति के एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर या किसी राज्य क्षेत्र में वृद्धि करने संबंधित जो है राज्य विधानमंडल अपना मत प्रस्तुत करने में संदर्भित करना होता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो यदि राज्य विधानमंडल अपना मत समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति उनके मत को स्वीकार हेतु बाध्य होता है। तो इसमें आपको सही कथन चुनना है। अभी हमने एक्सप्लेनेशन देख ही लिया है, तो अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो वो सही है, क्योंकि इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के विधानमंडल के पास अपने मत को व्यक्त करने हेतु भेजा जाता है और विधानमंडल को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना मत व्यक्त करना होता है। ऑप्शन 3 जो है सही नहीं है, बाध्य नहीं होता। तो इस प्रकार जो है केवल 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित कथनों पर भारत में राज्य पुनर्गठन समितियों के संबंधित विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है, जेवीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा अस्वीकार कर दिया। धारा आयोग के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की। इसके अलावा ऑप्शन 3, फजल अल आयोग ने राज्य पुनर्गठन का आधार भाषा का रूप स्वीकार। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो अगर जेबीबी समिति में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया इसमें शामिल थे, तो इसे क्या कहता है? जेबीबी समिति कहा जाता है। इसकी स्थापना जो जेवीपी समिति है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। धारा आयोग की अनुशंसा में जो अनुशंसा के कारण जो व्याप्त असंतोष के बाद ये जेवीपी समिति ने राज्य पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को क्या किया? अस्वीकार किया था। तो भाषा को अस्वीकार किया था। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 भी सही है कि इसके धर आयोग की स्थापना कब की गई थी? जून 1948 में की गई थी, लेकिन इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की थी और इस आयोग द्वारा राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार के स्थान पर क्या कहता? प्रशासनिक सुविधा के आधार की अनुशंसा की गई थी। तो ये भी सही है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की बात की थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो फजल अली आयोग था जो 1953 में लाया गया था। उसमें के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने क्या किया था? राज्य पुनर्गठन का आधार के रूप में भाषा को क्या किया था? स्वीकार किया था। इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 भी सही है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है। सही कदम पूछा 3 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारत संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन 1 दिया, मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें इसकी आपको आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन 2 की बात करें, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति तत्व और मौलिक कर्तव्यों के मध्य सामंजस्य, संतुलन और मूल संरचना एक मुख्य तत्व है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखिए कौन सा कथन सही है। अगर इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो इसमें मूल संरचना के सिद्धांत को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। आपको क्या लगता है? इसके पहले हम लोगों ने इसकी व्याख्या देखी है।
तो कहीं पर जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो भावना है वो आया था केशवानंद भारती केस में, तो वहीं पर ये मूल स्ट्रक्चर की बात की गई थी, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। लेकिन इसमें अगर बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप संरचना को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका विकास धीरे धीरे समय के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन से समय के साथ देता गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन 1 जहां होगा वो गलत होगा। अब बात करेंगे ऑप्शन 2 की, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर बात करें कि न्यायपालिका द्वारा समय के साथ मूल संरचना के सिद्धांत की कुछ तत्वों को जोड़ना, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, लोक कल्याणकारी राज्य, जुडिशियल रिव्यू, मूल अधिकार और राज्य के नीति तत्वों के मध्य सामंजस्य हेतु संतुलन, किंतु मौलिक कर्तव्य और नीति तत्व के मध्य सामंजस्य की तुलना अभी तक नहीं किया गया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार की बात की गई। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है भारत का संघ भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक शब्द है। ऑप्शन 2 है भारत के क्षेत्र केवल राज्य शामिल है और भारत के संघ में वे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्रीय शामिल है जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ऑप्शन 3 की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को स्वीकार करने की शक्ति संसद के संबंधित है, जबकि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। अगर कथन 1 और 2 की बात करें तो ये दोनों गलत है, क्योंकि अगर भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और वे क्षेत्र शामिल है जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, और वहीं दूसरी ओर अगर भारत संघ में केवल राज्य शामिल है, इसलिए भारत का क्षेत्र और भारत का संघ की तुलना अधिक व्यापक है। ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 2 से संबंधित है, ये सही है इसमें ऑप्शन, क्योंकि अगर नए राज्यों को भारत के संघ में सम्मिलित करने की संबंधित शक्ति जो है वो संसद के पास है। नए राज्यों का गठन करने से संबंधित शक्ति जो है, प्रथम प्रावधान उन राज्यों में प्रवेश से संबंधित है जो पहले ही अस्तित्व में है, जबकि दूसरा प्रावधान है नए राज्यों के गठन से संबंधित जो अस्तित्व में नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 2 उन राज्यों के प्रवेश और गठन से संबंधित है जो भारतीय संघ का हिस्सा अब तक नहीं है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है, केवल 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है भारत और अन्य देशों के मध्य अगर सीमा विवाद उसके निपटार हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 की बात करें, किसी भी भारतीय क्षेत्र को संविधान संशोधन किए बिना विदेश में सौंपा नहीं जा सकता। ऑप्शन 3 की बात करें, भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के क्षेत्र में कमी करने संबंधी संसद की शक्ति भारतीय क्षेत्र का एक विदेशी देश को अध्यार्पण भी सम्मिलित नहीं है। इसमें इनकरेक्ट चूज करना है। तो 35 में अगर 1 की बात करेंगे, जिसमें पूछा है ऑप्शन 1 की बात करेंगे, तो 1 में देखेंगे तो ये सही नहीं, क्योंकि अगर 1969 का मामला देखेंगे जिसमें उच्चतम न्यायालय ने फैसले के अनुसार भारत और अन्य देशों के मध्य सीमा का निर्धारण विवाद का निराकरण करने हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें किसी विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र का अध्यार्पण या सौंपना सम्मिलित नहीं है, इसलिए यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 गलत है, यानी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसकी व्याख्या कई चीज़ों की व्याख्या जो संविधान में नहीं लिखी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया है उसके अनुसार भी ऑप्शन लगाया जाता है। तो कथन 2 की बात करें तो कथन 2 और 3 दोनों नहीं सही है, क्योंकि बात करें कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के क्षेत्र में कम करने की संसद की शक्ति किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी से देश को सौंपना जो है या उसे सम्मिलित करना नहीं करती है। अतः जो मात्र संविधान संशोधन द्वारा ही किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को सौंपा जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें कौन से कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 1, 2, 3, 2 तीनों नहीं सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 36 में, निम्नलिखित में कौन सा नीति निषेधक सिद्धांत संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन 1 है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुनिश्चित करना।
ऑप्शन बी है सामान्य न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी है सर्व जो लोकहित के समुदाय में संसाधनों का समान विभाजन कर सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है आय स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने का प्रयास। तो निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान संशोधन में द्वारा नहीं जोड़ा गया? ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन जो है ए और बी की बात करेंगे तो इसमें ए और बी जो सही नहीं है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य विकास अवसरों को सुनिश्चित करना और समान न्याय जैसे भावनाओं को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु जो है संविधान का अनुच्छेद 39A जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो इस प्रकार ऑप्शन ए और बी जो है गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो ये सही है कि सर्वलोक हित समुदाय जो संस्थानों में समान वितरण संविधान का अनुच्छेद 39 में है, यानी जिसका अगर बात करेंगे इसका अनुच्छेद 39 इसका जो है संशोधन नहीं हुआ, तो इस प्रकार इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ये भी 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है? समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन 2 की बात करें काम के दौरान जो न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों का प्रावधान करना। ऑप्शन 3 की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन 4 की बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो इसमें जो है आपको सही कूट का प्रयोग करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो निम्न में से कौन से नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी सिद्धांत आपको दिखाई देते हैं? ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि इसमें ये अनुच्छेद 39A में वर्णित है। तो इसमें जो है समाजवादी सिद्धांत दिखाई दे, क्योंकि जहां सोशल जस्टिस की बात होगी, गरीबों के निःशुल्क सहायता की बात होगी, तो वहां पर समाजवादी सिद्धांत दिखाई दे। इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि काम की न्याय संगत और जो मानव की उचित दशा को देखते हुए बंद करना, यह अनुच्छेद 42 में कहा गया है। अनुच्छेद 42 में इसका जो है आपको दिखाई देगा, ये भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये सही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सहकारी कुटीर को बढ़ावा देना, तो ये गांधीवादी विचारधारा है, ना कि समाजवादी विचारधारा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 भी नहीं सही है, क्योंकि ये भी गांधीवादी विचारधारा है, कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही, 1 और 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो नीति निर्देशक तत्व संविधान का भाग 4 है में निहित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 दिया गया है सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के दावे। ऑप्शन 2 है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और एक अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत अनुच्छेद 355 की घोषणा करता है कि संघीय या किसी राज्य के कार्यकलाप के से संबंधित सेवाओं और अवसरों पदों पर नियुक्त करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दावों का प्रशासन की दस्ता बनाए रखने की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 सही है। इसमें पूछा है भाग 4 में निहित नहीं है। ऑप्शन कथन 2 की बात करें तो ये सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 46 की बात करें, संविधान का अनुच्छेद 46 राज्यों को निर्देशित करता है कि वह अनुसूचित जनजाति जाति और अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उसकी रचना। यह एक गांधीवादी सिद्धांत है। और 3 की बात करें तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए भाग 4 में उल्लेखित उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये भी सही नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है? सही कोड का उत्तर चूज करना है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही है, केवल 1। ऑप्शन सी सही, केवल 1। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निषेध तत्व और लोगों का राज्य की ओर निर्देशन है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श के रूप में, आदर्श जो है रूसी क्रांति से लिए गए हैं। सही कथन आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत संविधान द्वारा सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं, ना कि जो है राज्य की ओर से निर्देशन है लोगों के लिए। इसलिए ऑप्शन एक जो है गलत होगा। तो ए और सी भी गलत हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन दो की तो ये सही है, क्योंकि प्रस्तावना में न्याय शब्द तीन विभिन्न रूप में दिया गया है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का में क्या क्या शामिल है? सामाजिक जैसे किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होता है। और आर्थिक न्याय से तात्पर्य है आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव न करना। और राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। तो न्याय के आदर्श अतः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को संविधान में रूसी क्रांति से लिया गया है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, आपको पूरी जानकारी हो गई। तो इसलिए ऑप्शन दो सही है, केवल दो। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 32 क्या है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है। रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्प्रेषण रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है, ताकि इसे अपने अधिकार क्षेत्र और उच्च न्यायिक कार्यों को कर सकने से रोका जा सके और इसे अपने अधिकार क्षेत्र के किसी सीमाओं के भीतर रखने के लिए बाध्य किया जा सके। ऑप्शन दो की बात करें, जो प्रतिषेध रिट है वो एक विधिक अधिकार प्राप्त निकाय के खिलाफ जारी किया जाता है। इस प्रकार के माध्यम से निकाय को कानूनी रूप से लागू किया और योग्य अधिकारों और कर्तव्यों, उनके परिणामों और अन्य संबंधित मामलों को कानूनी पहलू जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। सही रूट आपको चूज करना है। अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि उत्प्रेषण रिट जो होती है इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को लंबित मामलों के हस्तांतरण हेतु जारी किया जाता है। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों को जो जिसमें लंबित मामलों के हस्तांतरण हेतु जारी किया जाता है। लंबित मामलों का यह हस्तांतरण प्रत्यक्ष या पत्र जारी करके किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर न्यायिक क्षेत्र के विस्तार और न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में त्रुटि के आधार पर जारी किया जा सकता है। अतः इस प्रकार के जो प्रतिषेध के विपरीत जो केवल निवारक हैं, जबकि उत्प्रेषण निवारक एवं उपचारात्मक दोनों प्रकृति का है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो ये भी सही नहीं, क्योंकि प्रतिषेध रिट की बात करें तो यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार को अपने न्याय क्षेत्र को उच्च न्यायिक अगर बात करें तो इसमें उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जो है जारी किया जाता है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्याय और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। जो प्रतिषेध रिट है प्रशासनिक प्राधिकरणों और विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों और या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या लिखा गया है? तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दो भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही है? ना तो एक ना तो दो। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन का टारगेट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। एनवायरनमेंट की क्लास आने वाली है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक पहुंच पाए जिनके पास टेस्ट की सुविधा नहीं है। वो 5000 क्वेश्चन इस लेक्चर से और इस PDF से सॉल्व कर सकते हैं, मोबाइल पर या किसी पर भी। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन EDU पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।